हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका पोकेमास्टर चैनल पर। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डीमन स्लेयर सीजन 4 एपिसोड नंबर 7 को। तो आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। तो एपिसोड शुरू होता है और हमें पिछले एपिसोड का रिकैप दिखाया जाता है, जहां पर तानजीरो, इनोसुके और जेनेत्सु स्टोन हाशिरा ग्योमी के पास ट्रेनिंग करने आए हुए होते हैं। जहां पर तानजीरो ने गेन्या की बात मानकर एक बहुत ही बड़े बोल्डर को हिला दिया था, जिसे देखकर इनोसुके और जेनेत्सु बहुत ही हैरान रह जाते हैं। तानजीरो बिना रुके उस बोल्डर को आगे की तरफ धकेलता ही जा रहा था, जहाँ पर तानजीरो अपने लेग्स और हिप्स की पावर भी लगा रहा था, जिसे देखकर इनोसुके भी थोड़ा मोटिवेट होता है और इनोसुके तेम्पुरा के बारे में सोचता है और इनोसुके भी उस बोल्डर को हिला देता है, जिसे देखकर जेनेत्सु बहुत ही हैरान था। तभी जेनेत्सु के पास उसकी बर्ड चुनतारो आती है और पता नहीं क्यों चुनतारो रो रही थी। जेनेत्सु पहले तो चुनतारो पे ध्यान नहीं देता, लेकिन जब चुनतारो जेनेत्सु को चोंच मारती है तभी जेनेत्सु का ध्यान चुनतारो की तरफ जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि अब तानजीरो ने उस बोल्डर को करीबन 100 मिनट तक ढकेल लिया था और तानजीरो अपनी तीसरी ट्रेनिंग को भी कंप्लीट कर लेता है। तानजीरो बहुत ही बुरी तरीके से थक चुका था और थक के वहीं पे लेट जाता है। तानजीरो को अब बहुत ही जोर की प्यास लगती है, क्योंकि उसने उस बोल्डर को हिलाने के लिए अपना बहुत ही सारा पसीना बहाया था, जिसके वजह से तानजीरो अब डिहाइड्रेट हो चुका था। तानजीरो को लगता है कि वो यही मारा जाएगा, इसलिए वो अपने अंत समय में अपने दोस्तों को याद करता है। अचानक से यहाँ पर ग्योमी आ जाते हैं और तानजीरो के मुंह पर पानी डाल के उसकी प्यास बुझाते हैं। ग्योमी तानजीरो को ट्रेनिंग पूरा करने के लिए बधाई देता है और स्वर्ड्समिथ विलेज पर किए गए कारनामों पर उसे शाबाशी भी देता है। तानजीरो ग्योमी की बात सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। ग्योमी आगे बताता है कि उसने अपनी डीमन बहन को छोड़कर गाँव वालों को ज्यादा प्राथमिकता दी और इस अच्छे काम के लिए उसे खुद पर गर्व होना चाहिए। वो एक बहुत ही महान तलवारबाज है। तानजीरो इसके बदले में कहता है कि नहीं, ये फैसला असल में नेजुको का ही था, क्योंकि उस टाइम पे वो तो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था, जिस वजह से गांव वाले भी मारे जाते। तो मैं आपकी इस तारीफ का हकदार नहीं हूँ। अब ये सुन ग्योमी सोच में पड़ जाता है। उसका मानना है कि बच्चे मासूम और कमजोर ही नहीं होते, बल्कि झूठे और खुदगर्ज भी होते हैं, लेकिन उसे तानजीरो में ऐसा नहीं दिखता है। तानजीरो बताता है कि उसे हमेशा अच्छाई के रास्ते पे चलना है, पर वो नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है, पर कोई न कोई उसकी मदद जरूर करता है, इसलिए वो अभी तक भटका नहीं। जिसके बाद तानजीरो ग्योमी से कहता है कि वो उसके रिस्पेक्ट के लायक नहीं है। तानजीरो ग्योमी को पानी पिलाने के लिए और अब तक की ट्रेनिंग के लिए शुक्रिया बोलता है। ग्योमी कहता है कि अब उसे कोई भी डाउट नहीं है, चाहे तानजीरो के बारे में कोई कुछ भी कहे। ग्योमी तानजीरो की दिल से रिस्पेक्ट करता है। तानजीरो को समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है, लेकिन ग्योमी तानजीरो को अपने पास्ट की स्टोरी सुनाता है। ग्योमी एक मंदिर में अनाथ बच्चों को पाला करता था। ग्योमी उन बच्चों के लिए खाना मांग कर लाया करता था, जिसमें से एक बच्ची सायो अपनी फिश ग्योमी को दे देती है, क्योंकि कम खाने की वजह से ग्योमी काफी ज्यादा पतला हो चुका था। ग्योमी सायो से कहता है कि वो अपनी ट्रेनिंग की वजह से भूखा रह सकता है, तो ये फिश सायो को ही खानी चाहिए। जिसके बाद सभी बच्चे खाना शुरू करते हैं। भले ही इन बच्चों में खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन ये बच्चे परिवार की तरह रहते थे। ग्योमी हमेशा से ही ऐसी जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन एक रात एक बच्चे ने नियम तोड़ दिया और रात होने पर भी मंदिर में नहीं आया। फिर उस बच्चे का सामना एक डीमन से हो गया। फिर अपनी जान बचाने के लिए उस बच्चे ने डीमन से कहा कि उस टेम्पल में ग्योमी और 8 बच्चे हैं, तुम उन्हें खा लो और मुझे छोड़ दो। डीमन से बचने के लिए ग्योमी हर रात विस्टीरिया फूल से बने अगरबत्तियों को टेम्पल के बाहर जलाया करता था, लेकिन उस बच्चे ने सारी अगरबत्तियां बुझा दी और उस डीमन को अंदर आने दिया। टेम्पल में एंटर करते ही उस डीमन ने 4 बच्चों को मार डाला। आवाज सुनते ही ग्योमी की नींद खुलती है और जब ग्योमी देखता है कि उस डीमन ने 4 बच्चों को मार डाला है, तो वो बाकी 4 बच्चों की प्रोटेक्शन करने के लिए उनके सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन बाकी बच्चे ग्योमी की बात नहीं सुनते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और वो बच्चे भी डीमन के हाथों मारे जाते हैं। ग्योमी बताता है कि वो उस टाइम पर कम खाने की वजह से बहुत ही दुबला पतला हुआ करता था और उसकी आवाज भी बहुत ही कमजोर हुआ करती थी। आखिरकार वो एक अंधा भी था। इसी वजह से उन बच्चों को लगा ही नहीं कि ग्योमी उनकी सुरक्षा कर पाएगा और तानजीरो को अब जाकर पता चलता है कि ग्योमी एक अंधा है। ग्योमी बताता है कि सिर्फ एक ही बच्ची थी जिसने उसकी बात मानी और वो थी सायो। सायो अकेले ही ग्योमी के पीछे छुपी रही। ग्योमी सायो को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता था, इसलिए उसने डीमन से लड़ाई करने का फैसला किया। ग्योमी ने डीमन के दोनों हाथों को पकड़कर उन्हें उखाड़ दिया। फिर वो उस डीमन के मुंह पर ढेर सारे मुक्के मारने लगता है। वैसे तो ग्योमी को लड़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन ये पहली बार था जब ग्योमी ने किसी के लिए अपनी पूरी पावर्स का यूज किया था और अपनी ताकत देख के खुद ग्योमी भी डर गया था। ग्योमी आगे बताता है कि अगर उस दिन डीमन का अटैक ना हुआ होता तो उसे भी कभी भी पता नहीं चलता कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग है। गियोमी सुबह होने तक उस डीमन के फेस पर मुक्के मारते रहता है। इस लड़ाई में गियोमी भी बहुत घायल हो चुका था। सायो को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, लेकिन जब लोग वहाँ पर मदद के लिए पहुँचे तो पता है सायो ने गियोमी के बारे में क्या कहा? वो आदमी एक मॉन्स्टर है, उसने सबको मार डाला। ये सुन तांजीरो भी हैरान हो जाता है। गियोमी आगे बताता है कि रात को जो हुआ उसे देख के सायो डर गई होगी। और सायो 4 साल की ही थी, इसलिए वो ये सब देख के डर गई होगी, इसलिए सायो ने ऐसा किया। बच्चे ऐसे ही होते हैं। गियोमी चाहता था कि सायो उसका शुक्रिया करे, पर वो जान गया था कि बच्चों को सिर्फ अपनी ही चिंता होती है। सुबह होते ही उस डीमन की लाश राख बनकर उड़ गई थी और वहाँ पे 8 बच्चों की सिर्फ और सिर्फ बॉडी पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से गियोमी के ऊपर 8 बच्चों के मर्डर का केस लगता है और उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। लेकिन अगर मास्टर कागाया उसे बचाने नहीं आते तो अब तक गियोमी मर चुका होता। उस दिन के बाद से गियोमी किसी पे भी भरोसा नहीं करता है और उसने तांजीरो पर भी शक किया था। गियोमी कहता है कि इंसान का असली चेहरा भयानक परिस्थिति में ही सामने आता है, पर तांजीरो ना ही मैदान छोड़कर भागा और ना ही उसने झूठ बोला। तांजीरो ईमानदार है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि इस तरीके की क्वालिटी हर परिस्थिति में मेंटेन करके रख सकते हैं। जिसके बाद गियोमी कहता है कि मैंने कई लोगों को अपनी दिल की आंखों से देखा है, तो ये मैं कह सकता हूँ कि तांजीरो तुम एक स्पेशल चाइल्ड हो। मैं तुम्हारी मदद करूँगा कि तुम एक सही राह पे चलो और कभी भी न भटको। ये सब सुनकर तांजीरो के भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तांजीरो गियोमी का शुक्रिया करता है और कहता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। जिसके बाद गियोमी तांजीरो के सिर पर अपना हाथ फेरने लगता है, जैसे वो सायो के सिर में अपना हाथ फेरता था। जिसके बाद गियोमी तांजीरो से कहता है कि अब उसकी ट्रेनिंग गियोमी के यहाँ खत्म हो चुकी है। जिसके बाद खाना खाते समय गेन्या तांजीरो और इनोसुके को बताता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी गियोमी एक अच्छे इंसान है, क्योंकि गेन्या के पास कोई टैलेंट नहीं है, इसलिए गियोमी ने उसे अपना साइड किक नहीं बनाया। लेकिन ये जानने के बाद भी कि गेन्या ने एक डीमन खाया है, गियोमी ने गेन्या को अपना स्टूडेंट बना लिया। गियोमी गेन्या को शिनोबू के पास भी लेके गया था उसके शरीर की जांच कराने के लिए। शिनोबू ने गेन्या को बहुत लेक्चर दिया था कि उसने क्या सोच के एक डीमन को खाया। इनोसुके अब ज़ेनेत्सु की भी फिश उठाकर खाने लगता है, लेकिन तांजीरो इनोसुके को समझाता है कि अगर तुम ज़ेनेत्सु की फिश खा लोगे तो वो भूखा ही रह जाएगा। जिसके बाद इनोसुके ज़ेनेत्सु की फिश को वापस रख देता है, कहता है कि तुम्हें हमेशा दूसरों की ही पड़ी रहती है। गेन्या कहता है कि तुम बहुत जिद्दी हो, तो शिनोबू तुम्हें भी लेक्चर देती होगी। तांजीरो कहता है कि ऐसा नहीं है और शिनोबू सिर्फ और सिर्फ उनके हेल्थ की चिंता करती है। तांजीरो कहता है कि वो खाना खाने के बाद गियो की ट्रेनिंग के लिए उसके पास जाने वाला है। वो गेन्या को भी साथ चलने के लिए बोलता है। गेन्या कहता है कि वो चाहकर भी तांजीरो के साथ नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तक उसने बॉर्डर को सिर्फ और सिर्फ 109 मीटर तक ही ढकेला है, क्योंकि वो ब्रीदिंग टेक्निक्स का यूज नहीं कर सकता। अब इस बात पर इनोसुके गेन्या का मजाक उड़ाने लग जाता है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। तांजीरो इनोसुके को रोकने के लिए उसके ऊपर बैठ जाता है। तांजीरो गेन्या से कहता है कि वो जाने से पहले गेन्या के भाई विंड हाशिरा सानेमी के बारे में कुछ बातें करना चाहता है। तांजीरो इसके बाद ज़ेनेत्सु से मिलने जाता है और ज़ेनेत्सु से पूछता है कि क्या उसने अपना बोल्डर ढकेला या नहीं, जिस पे ज़ेनेत्सु काफी शांत स्वभाव में मना करता है। तांजीरो से कहता है कि वो अगली ट्रेनिंग के लिए गियो के पास जा रहा है, लेकिन उसे ज़ेनेत्सु की चिंता हो रही है क्योंकि कुछ समय से ज़ेनेत्सु बहुत ही शांत है। ज़ेनेत्सु तांजीरो को ट्रेनिंग के लिए गुड लक कहता है, जिसके बाद वो कहता है कि अब वो समझ चुका है कि उसे क्या करना चाहिए। जिसे सुनकर तांजीरो को ज़ेनेत्सु की अब चिंता होने लग जाती है और वो पूछता है क्या वो उसकी मदद कर सकता है, जिसके बदले में ज़ेनेत्सु कहता है कि तुम बस अपना काम करो। इसके बाद ज़ेनेत्सु कहता है कि वो एक अच्छा लड़का है और अब तक के लिए शुक्रिया, अभी भी एक काम बचा है जो सिर्फ ज़ेनेत्सु ही कर सकता है। जिसके बाद हम ज़ेनेत्सु को देखते हैं जिसके फेस पर ब्लड लगा हुआ था और उसके हाथ में वो लेटर भी था जो उसको चुनतारो ने दिया था, और शायद उसी लेटर को पढ़कर ज़ेनेत्सु इतना सीरियस हुआ था। रास्ते में भी तांजीरो ज़ेनेत्सु के ही बारे में सोच रहा था, जिसके वजह से उसे नेजुको की भी याद आ जाती है जिसे वो हाशिरा ट्रेनिंग से पहले छोड़ आया था। कुछ देर में तांजीरो गियो के ट्रेनिंग यार्ड पहुंच जाता है, जहाँ पर गियो और सानेमी ऑलरेडी ही फाइट कर रहे थे। सानेमी और गियो वुडन की स्वॉर्ड से फाइट कर रहे थे। सानेमी विंड ब्रीदिंग के फर्स्ट फॉर्म का यूज करता है, जिसे काफी आसानी से गियो ब्लॉक कर लेता है, लेकिन उसकी लकड़ी की तलवार पर क्रैक आ जाता है। उन्हें तेजी से लड़ता देख तांजीरो हैरान हो जाता है, लेकिन जल्द ही वो सब कुछ साफ साफ देख पा रहा था। फाइट के बीच में सानेमी गियो को चिढ़ाते हुए कहता है कि तुमने कहा था ना तुम हम लोगों से अलग हो। इस बात का असली मतलब उनमें से सिर्फ तांजीरो ही जानता था। दोनों में ही बहुत ही शानदार फाइट होती है, लेकिन एट द एंड दोनों की तलवारें टूट जाती हैं।
सानेमी आगे कहता है कि चलो अब हाथों से ही लड़ाई करते हैं, लेकिन तभी तानजीरो उन दोनों के बीच में आ जाता है और उन्हें लड़ने से मना करता है। सानेमी जो तानजीरो से अभी भी गुस्सा था वो कहता है कि उसे ऊपर से ऑर्डर्स मिले हैं कि वो सानेमी से बात ना करे। जिसके बाद सानेमी कहता है कि मेरे सामने आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जिसके बाद तानजीरो पूछता है क्या तुम दोनों ओहागी मिठाई के लिए लड़ रहे हो क्या? मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। सानेमी गुस्से में पूछता है तुम झूठ बोल रहे हो ना? तानजीरो कहता है कि बिल्कुल नहीं। तानजीरो जब सानेमी की यहाँ ट्रेनिंग कर रहा था तो उसे बार बार मिठाई की खुशबू आती थी, तो इस तरीके से उसे पता चला। अब ग्यू भी सानेमी से पूछता है कि तुम्हें ओहागी मिठाई पसंद है? तानजीरो बीच में ही बोलने लगता है कि अरे मिठाई तो बहुत ही स्वादिष्ट होती है, मुझे भी मेरी दादी के हाथों की ओहागी बहुत ही ज्यादा पसंद थी। सानेमी अब गुस्से में तानजीरो को मुक्का मारकर हवा में पहुंचा देता है। जिसके बाद जब तानजीरो को होश आता है तो वो देखता है कि ग्यू उसके बगल में बैठा हुआ था। जिसके बाद ग्यू तानजीरो को बताता है कि गुस्से की वजह से सानेमी यहाँ से चला गया। जिसके बाद तानजीरो ग्यू से पूछता है कि वो दोनों लड़ क्यों रहे थे। जिसके बाद ग्यू कहता है कि वो दोनों लड़ नहीं रहे थे, वो दोनों तो ट्रेनिंग कर रहे थे, ये भी हाशिरा ट्रेनिंग का एक हिस्सा है, इसलिए तो वो लकड़ी की तलवारों से लड़ रहे थे। तानजीरो ग्यू से ट्रेनिंग में दखल देने के लिए माफी मांगता है। ग्यू कहता है कोई बात नहीं, सानेमी हमेशा ही गुस्से में रहता है, इसलिए ग्यू उसके सामने कुछ बोल नहीं पाता। लेकिन अब उसे पता चल गया है कि सानेमी का फेवरेट फूड क्या है, इसलिए आज से वो अपने पॉकेट में ओहागी भी रखा करेगा और सानेमी को देकर उससे दोस्ती कर लेगा। और ये आइडिया तानजीरो को भी बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। इस तरह उन सब में दोस्ती हो जाएगी। इधर सानेमी अकेले ही घर जा रहा था और अब वो गुस्सा था कि तानजीरो ने उसकी ट्रेनिंग बिगाड़ दी। आज उनके साथ ट्रेनिंग करने के लिए मुइचिरो और ओबानाई भी नहीं थे। सानेमी सोचता है कि वो तानजीरो सच में इतना बेवकूफ है या फिर दिखावा करता है। तभी सानेमी को झाड़ियों में किसी चीज की आवाज आती है और वो अपने हाथों से उस चीज को पकड़ लेता है। सानेमी देखता है कि उसके हाथ में अपर मून 4 नाकिमे की आंख थी, जिसे देखकर सानेमी कंफ्यूज्ड हो जाता है। लेकिन तभी नाकिमे की आंख धूल बनकर उड़ जाती है। सानेमी को पता चल चुका था कि डीमंस अब उनके यहाँ घुसपैठ कर चुके हैं। जिसके बाद हम उबयाशी की मेंशन को देखते हैं जहाँ पर मास्टर कागाया और उनकी वाइफ थी। जिसके बाद मेंशन का दरवाजा खुलता है और किसी की परछाई मेंशन के अंदर घुसने लगती है और जो इंसान मेंशन के अंदर आ रहा था वो और कोई नहीं बल्कि डीमंस का राजा मुजान किबुत्सुजी है। और दोस्तों मुजान की ये एंट्री अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा यूनिक है। खैर मुजान मास्टर कागाया के ठीक सामने जाकर खड़ा हो जाता है। मास्टर कागाया जिनकी आंखों में अभी पट्टी बंधी हुई थी वो अपनी गर्दन घुमा के इस बिन बुलाए मेहमान की तरफ देखते हैं। जिसके बाद मास्टर कागाया कहते हैं कि आखिरकार तुम आ ही गए मुजान किबुत्सुजी, ये हमारी पहली मुलाकात है, क्यों? जिसके बदले में मुजान कहता है कि तुम्हारी हालत तो और भी बुरी हो चुकी है कागाया। और इसी के साथ ही डीमन स्लेयर का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो ये था डीमन स्लेयर सीजन 4 एपिसोड नंबर 7 का ब्रेक डाउन। कि अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।